नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अपडेट्स हैं हाल फिलहाल के, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिसेंटली लॉन्च्ड जल पखवाड़ा इनिशिएटिव बाय द उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो जल पखवाड़ा है, ये इसका क्या मेन उद्देश्य है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान के दायरे में शैक्षणिक संस्थानों विद्यालयों के माध्यम से जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सब्सिडीज़ टू फार्मर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर इरिगेशन पम्प्स इन वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट। तीसरा ऑप्शन है कि सेटअप ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। चौथा है कि एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन एफर्ट थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल। मतलब स्कूल में जो है जल शक्ति अभियान को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। जल पखवाड़ा याद रखिएगा, जल पखवाड़ा किसके द्वारा स्टार्ट है? जल पखवाड़ा है आपका यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट। और किस लिए है? तो बेसिकली आपका ये है, जो जितने भी स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल हैं, उनमें जो है जल संरक्षण को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो आगे देख लेते हैं। तो ये नोट्स हैं। जल पखवाड़ा कब से कब तक है ड्यूरेशन? 16 से 30 अप्रैल तक ये चलेगा। क्या है ये? विद्यालयों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना। और क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रमोट वाटर कंजर्वेशन, स्टूडेंट में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना, बिहेवियरल चेंज को बढ़ावा देना। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है कि विद्यालयों को जल संरक्षण केंद्र बनाना, लाखों छात्रों को शामिल करना और डेली एक्टिविटी रिपोर्टिंग ऑनलाइन ट्रैकर के माध्यम से दैनिक रिपोर्ट, जैसे फ़ोटो वीडियो सहित को इससे ट्रैकिंग होगी इसकी। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है? तो जो बेसिक एजुकेशन ऑफिसर हैं वो नोडल अधिकारी रहेंगे, इसकी जवाबदेही वो सुनिश्चित करेंगे। एक्टिविटीज़ क्या क्या करा जाएगा? तो निबंध, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला माध्यम से जो है एक्टिविटी को ये कंडक्ट कराया जाएगा। अवेयरनेस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेंगी? तो पेयजल स्रोतों की सफाई करना, जल भंडारण की संरचनाओं की देखभाल करना, स्टोरेज फैसिलिटी को मेंटेन करना, वाटर सेफ्टी टेस्टिंग वाया जल निगम लैब्स के द्वारा जो है जल गुणवत्ता की परीक्षण किया जाएगा। सेफ ड्रिंकिंग वाटर इंश्योर किया जाएगा कि सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करना। अब इंटर डिपार्टमेंटल वर्कशॉप है, तो ये कुछ किसी कोलैबोरेशन, जल निगम, पंचायती राज, हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और व्यवहारिक पहल में क्या क्या है? तो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में जल शपथ से जो है असेंबली स्टार्ट होगी। जल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। जो अंतिम लक्ष्य है, तो कुल मिला जुला के जल संरक्षण से है जल को बढ़ावा देना, जल को प्रमोट करना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रशासन के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता का खाका तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है रंजना प्रकाश देसाई। ये हैं इस कमेटी के जो है अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। और तो इम्पॉर्टेंट यहाँ से कुछ पॉइंट निकल के आते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आर्टिकल 44 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या क्या इशू करता है? आर्टिकल 44 क्या कहता है कि स्टेट शेल स्ट्राइव फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। वर्तमान स्थिति क्या है कि पर्सनल लॉज डिफर बेस्ड ऑन रिलीजन है, कि कुछ नियम जो ऐसे होते हैं जो रिलीजन की वजह से डिफरेंट होते हैं कई धर्म में। जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, हाँ, और गोद लेना हो गया। तो ये कुछ ऐसे
जो है पॉइंट हैं जिन पे जो है नियम बदल जाते हैं धर्म के बेसिस पे। अभी ये सभी धार्मिक व्यक्तिगत कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं, पर्सनल लॉज के बेस पे। तो क्या इसका ये महत्व रहेगा कि यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क है और जेंडर जस्टिस को इंश्योर करना है ताकि किसी भी जेंडर के साथ भेदभाव ना हो। कहीं कुछ लॉज में जो है किसी स्पेसिफिक जेंडर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना, जेंडर इक्वलिटी अक्रॉस कम्युनिटीज़ सुनिश्चित करना। तो ये सारे पॉइंट्स। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रैल 2026 में बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ जो है MOU साइन हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला तो है NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, दूसरा है ISRO है, तीसरा IMD है और चौथा जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अब इन चारों ऑप्शंस के थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो NRSC है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो ये ISRO के अंदर एक की सेंटर है, हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट डेटा एप्लीकेशन से डील करता है। एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वेदर मैपिंग के बारे में जो है ये डेटा प्रोवाइड करता है। क्या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को यूज़ करके ये सारे डेटा को मैप करता है। लाइटनिंग प्रोजेक्ट में क्या रोल होगा? तो हॉटस्पॉट मैपिंग प्लस अर्ली वार्निंग, मतलब पहले ही चेतावनी दे देगा। ISRO की बात करें तो ISRO इंडियन नेशनल स्पेस एजेंसी है, जो है इंडियन, इसका फुल फॉर्म करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में पड़ जाएगा। 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। कुछ फेमस मिशंस भी हैं, जैसे चंद्रयान, मंगलयान, सारे मिशंस इसे जितने भी इंडियन के जितने भी मिशंस हुए हैं वो ISRO के अंडर ही होते हैं। अब यह इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ये वेदर एजेंसी से एक मौसम संगठन है। एजेंसी 1875 में इसका स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात चेतावनी के लिए जाना जाता है IMD, और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी करता है। और NDMA क्या है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये एक एपेक्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट बॉडी है इंडिया की। ये 2005 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ये प्राइम मिनिस्टर जो इसके चेयरमैन होते हैं, और क्या रिस्पॉन्सिबल हैं तो डिज़ास्टर पॉलिसीज़ के लिए और गाइडलाइन तैयार करने के लिए। चौथा क्वेश्चन आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026 में जो आया है, तो प्रपोज टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स लोकसभा में कितनी करने का प्रस्ताव है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है 543, 815, 850 या 35। तो इसका देखिए सही आंसर जो आपका हो जाएगा 850 हो जाएगा। तो 850 जो है आपका प्रपोज्ड सीट्स हो जाएंगी, जो डिलिमिटेशन किया जाएगा। अभी जो परिसीमन गठन हो रहा है और जो जितनी संख्याएं हैं उसको फिर से चेंज करने का, तो कुछ पॉइंट्स इसके भी हैं। तो 16 अप्रैल को ये 3 मेजर बिल को जो है किया गया। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2026। तो ये 3 बिल को जो है 16 अप्रैल को चर्चा की गई थी, प्रस्तुत किए गए। तो अब जो सीट इनटेक हो जाएगा, जो सीट स्ट्रेंथ हो जाएगी 543 से लेके 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 815 जो आपका स्टेट का हो जाएगा, 35 यूनियन टेरिटरीज़ का, केंद्र शासित प्रदेशों का आपका सीटों का वितरण हो जाएगा। पर्पस बात करें तो बेटर पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन, इन्हें 33% आरक्षण की जो बात है वो भी है। और कमेंट करके बताइए कि इसमें जो है इस समय कौन से 33% आरक्षण के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है नारी से संबंधित। डिलिमिटेशन बिल 2026
की बात करें तो ये परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। किसके लिए सीट एलोकेट करेगा, तो ये वुमेन SC/ST जो है महिलाओं अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का निर्धारण करेगा। पर्पस क्या है, तो जो नवीनतम जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जितने हैं उनको फिर से जो है रीड्रॉ करना। लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से जो अभी जनगणना होगी उसके हिसाब से जो है बाउंड्री होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि डीले को जो है अवॉइड किया जा सके। यूनियन टेरिटरीज लॉज को अमेंड किया गया है, तो इस अमेंडमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या है कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और अदर यूनियन टेरिटरीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब सीटें बढ़ रही हैं तो 543 से जो है 850 हो रही हैं, तो अब इसमें यूटीज़ की भी सीट्स हैं, तो यूटीज़ की सीट्स को जो है कैसे एडजस्ट किया जाएगा उसके लिए अलग से बिल लाना पड़ेगा। और 33% आरक्षण से क्या होगा कि अगर जब जनगणना हो जाएगी तो उस अनुसार जो है ये आरक्षण देना मतलब एक स्पष्ट हो जाएगा, मतलब एक क्लियर कट हम लोग को मिल जाएगा कि हाँ कितना जो है आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि अगर जनगणना नहीं होती इसी तरह आरक्षण दिया जाता तो जितने जैसे कुछ जो पुरुषों की भी सीट हैं उससे भी जो है कुछ कट पिट सकता था। तो ऐसा ना होकर जो है पहले सेंसस करा के तो एक सुस्पष्टता जो है आ जाती है। तो अभी तक 1971 का ही चल रहा था सेंसस जो है, 2026 फ्रीज था अभी तक, तो इसको सेंसस के हिसाब से जो है चेंज किया जाएगा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना, एक्सपेंशन टू एकोमोडेट रिजर्वेशन, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, डिलेज ऑफ नेक्स्ट सेंसस, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चौथा क्वेश्चन है कि जो डस्टिलिंग जो मिलिट्री ड्रिल हुई थी इन्वॉल्विंग द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, तो ये किस स्थान पर ये शुरू हुआ था। तो 4 ऑप्शन है, नामांगन उज्बेकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान, बुखारा उज्बेकिस्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा नामांगन उज्बेकिस्तान। यहाँ से जो है डस्टलिंग अभ्यास शुरू हो रहा है। तो डस्टलिंग अभ्यास देख लीजिएगा, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में प्रैक्टिस ड्रिल है, आर्मी ड्रिल है, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिंग। ये 7वां इसका जो है संस्करण है, 15 अप्रैल से को शुरू हुआ था ये। लोकेशन क्या है, तो नामांगन के गुरुमसराय प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजन इसका हुआ था। इंडियन आर्मी उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में है, 15 से 25 अप्रैल तक चलेगा। ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ावा देना, संचालनात्मक समन्वय बढ़ाना, संयुक्त विशेष अभियान चलाना, न्यूट्रलाइज अनलॉफुल आर्म्ड ग्रुप्स, अवैध सशस्त्र समूह का मुकाबला करना। तो ये लीडरशिप है। चीफ गेस्ट कौन है, तो ये सेडॉव ओएबेक अजादोविच ये हैं। की एक्टिविटीज़ क्या है, तो संयुक्त सामरिक अभ्यास, टैक्टिकल ड्रिल्स, काउंटर अनकन्वेंशनल थ्रेट्स। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो भारत उज्बेकिस्तान रक्षा सहयोग को मजबूत करना, म्यूचुअल ट्रस्ट, रीजनल सिक्योरिटी सेंट्रल एशिया में, ग्लोबल पीस को, डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना, काउंटर टेररिज्म को ऑपरेट करना, स्पेशल फोर्सेस ड्रिल को स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अब है कि कॉमेमोरेटिव मैसेज 15 अप्रैल डिफेंस मिनिस्टर ने जो दिया था, लीडर एज अ सोल इंडिविजुअल टू एवर अचीव द 5 स्टार रैंक इन द इंडियन एयरफोर्स। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फील्ड मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, एयर चीफ मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। तो आप अगर ऐसे भी अगर देखें तो देखिए सैम मैनेक्शॉ और KM करियप्पा जो है आपकी आर्मी से रिलेटेड थे, वो हाईएस्ट पोजीशन तक गए थे। और एयरफोर्स की बात की जाए तो सिर्फ इकलौते जो है एयरफोर्स पर्सनल हैं जो 5 स्टार रैंक तक गए थे, तो वो थे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स
अर्जन सिंह, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 15 अप्रैल को हाँ, इंडियाज़ ओनली 5 स्टार रैंक ऑफिसर इन एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, सर्वोच्च सम्मानित रैंक है ये की रोल अदा किए थे आपका इंडियन एयरफोर्स को पावर करने के लिए, वायु शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो साहस, नेतृत्व, दूरदर्शिता का प्रतीक है ये। इंस्पिरेशन ऑफ फॉर आर्म फोर्सेस, स्मरण तो ये 107वीं जयंती थी इनकी, और उनकी विरासत को याद किया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ओनली 5 स्टार ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स हिस्ट्री। सैम मानेकशॉ आर्मी से हैं, के एम करीपा भी आर्मी से रिलेटेड है। और कुछ करंट इवेंट से कुछ और न्यूज़ देख लें तो इकोनॉमी से है, तो पीयूष गोयल अनाउंस किए हैं कि इंडियन एक्सपोर्ट है वो $860 बिलियन रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। स्पोर्ट्स की बात करें तो आर वैशाली जो हैं, ये आर वैशाली जानते रहते हैं, ये प्रज्ञानंदा जी की बहन है, जो भी वो भी चेस प्लेयर हैं। तो जो फिडे वोमेंस कैंडिडेट 2026 जो साइप्रस में हुआ था, उसको इन्होंने टाइटल जीत लिया आर वैशाली ने, साइप्रस में 2026 वुमेंस कैंडिडेट में। और हाउस लिस्टिंग हाउसिंग सेंसस ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। मकान सूचीकरण आवास जनगणना शुरू हो चुकी है। इंटरनेशनल बात करें तो ईरान कहा है कि जो परमाणु संवर्धन अधिकार है वो अपरिहार्य बताया है। न्यूक्लियर इनिशमेंट जो है नॉन नेगोशिएबल राइट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो विच लोकेशन होस्टेड द ओपनिंग सेशन ऑफ द इनॉग्रल नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2026 ऑन अप्रैल 14। तो मेज़बानी किस स्थान ने की थी, तो नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस है, तो ये आपका हो जाएगा नौसेना भवन न्यू दिल्ली। की पॉइंट्स करें तो 14 अप्रैल को इसका पहला संस्करण शुरू हुआ। 14 अप्रैल 2026 को नौसेना भवन इसका स्थान था, वेन्यू। सीनियर लेवल नेवल लीडरशिप पार्टिसिपेंट इसमें किया थे। ऑपरेशन एंड एरिया कमांडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। किनके लीडरशिप में, तो दिनेश के त्रिपाठी एड्रेस द कॉन्फ्रेंस, अनिल चौहान जो इसमें CDS भी हैं उन्होंने भी संबोधित किया। क्या क्या मुख्य एरियाज़ हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी इन वेस्ट एशिया, जो इस समय जो संघर्ष चल रहा है उसके रिलेटेड जो है ऊर्जा आपूर्ति रूट्स को जो है प्रोटेक्ट करना, कॉम्बैट रेडीनेस करना, हाई ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, अडेप्ट टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, इंडियन ओशियन रीजन को जो है प्रोटेक्ट करना, अमंग आर्म फोर्सेस, इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन मतलब स्वदेशी चीज़ों पे और इनोवेशन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना, मल्टी डोमेन ऑपरेशन एंड सेफ्टी, फॉरेन कॉपरेशंस को कॉपरेट करना। तो CDS जी ने कहा है कुछ चीज़ें कि जैसे वॉरफेयर जो टैक्टिक्स है वो चेंज होने के साथ साथ, इकोनॉमिक फैक्टर्स के चेंज होने के साथ साथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ वॉरफेयर में चेंज आना चाहिए। तो चेंज आ रहा है तो उसकी चीज़ों को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। इफेक्टिव अप्रैल 2026 विच एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैज़ टेकन चार्ज एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, यानी तो फिक्की के जो है सेक्रेटरी, तो फिक्की के जो इसमें आपके महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है इसमें सेक्रेटरी जनरल। तो कौन है वो, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अनंत स्वरूप जी ने इसका संभाला है। देखिए अपॉइंटेड अनंत स्वरूप एज ए सेक्रेटरी जनरल। तो अनंत स्वरूप की बात करें तो ये 1992 के IRPS अधिकारी हैं, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर हैं। 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें हैं कि एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एक कुछ पोजीशंस इन्होंने हेल्ड की। वर्ल्ड WTO में भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और रेलवे जो नेशनल रेल प्लान है उस पर काम किया। रियल टाइम पैसेंजर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम जो है, शिकायत निवारण प्रणाली की शुरू की थी। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इन्होंने काम किया और इसीलिए फिक्की केस में जो है महासचिव के रूप में
पदभार संभाला है। तो ये हो जाएगा। और ज्योति भी जिस समय वही डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिक्की की कुछ पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुराना प्रमुख उद्योग संगठन है। अप्रैल 2026 elite tennis professional was named a global brand ambassador for Infosys to collaborate on developing artificial intelligence based performance tools। तो इन्फोसिस के साथ किस टेनिस खिलाड़ी ने, बेसिकली क्वेश्चन है कि इन्फोसिस के साथ किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन्फोसिस ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किस टेनिस खिलाड़ी को बनाया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच है, कार्लोस अल्कराज है, जेनिक स्किनर है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कराज को इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है AI बेस्ड परफॉर्मेंस टूल्स एंड मैच एनालिटिक्स के लिए। तो इन्फोसिस टेनिस में जो है काफ़ी साल से वो काम कर रही है और AI पे इन्होंने बहुत सारा काम किया है, स्पोर्ट्स में खासकर। तो स्पोर्ट्स और AI को इंटीग्रेट करना और उन सारे फीचर्स को ऐड ऑन करना ताकि स्मार्ट यूज़ हो सके, ताकि और जितना डेटा है और जितना टैक्टिक्स है, स्पोर्ट्स स्ट्रेटजीज़ हैं, उसको सुदृढ़ किया जा सके, उसका निर्माण किया जा सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। डिसीजन मेकिंग, मैच प्रिपरेशन के लिए, एनालाइज गेम प्ले डेटा को, एक्शनेबल इंसाइट्स को। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो 10 वर्षों से अधिक समय से टेनिस टेक्नोलॉजी में सक्रिय है इन्फोसिस। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट embarked फॉर द एस्टेब्लिशमेंट of the nation's inaugural semiconductor fabrication facility in Dholera, Gujarat, led by Tata Semiconductor Manufacturing Private Limited। तो कितने का इन्वेस्टमेंट किया गया है धोलेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है धोलेरा में, तो कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है टाटा को दिया गया है? तो ये है आपका 13,000, 91,000, 2,150 या 681। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 91,000। तो धोलेरा जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र ये है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इसको मार्क किया गया है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए जो है। तो इनको जो है SEZ का दर्जा दे दिया गया है धोलेरा प्रोजेक्ट को टाटा के लिए, ताकि सेमीकंडक्टर जो है डेवलपमेंट और तेज़ी से हो सके। तो कितने का प्रोजेक्ट है? 91,000 का प्रोजेक्ट है। और जो और ऑप्शंस हैं तो 13,000 प्रोजेक्ट ये अदर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के लिए, माइक्रोन के लिए है। 2150 CG सेमी के लिए, 681 वाला जो है कैनिस सेमीकॉन के लिए। तो ये अलग अलग नंबर्स हैं, ये डेटा भी कभी कभी हो सकता है आ जाए। तो ये SEZ डिटेल्स के बारे में तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसको जो है नोटिफाइड किया था। छाछठ 66.16 हेक्टेयर्स का जो है ये एरिया है। तकरीबन 21,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, IT के लिए जो है फोकस है। और पॉलिसी सपोर्ट में क्या किया है, जो मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट जो है उसको रिड्यूस कर दिया 50 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के लिए। सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु भूमि सीमा कम की गई है। किसके द्वारा अप्रूव किया है? द बोर्ड ऑफ अप्रूवल। SEZ की मामलों की सर्वोच्च संस्था है ये बोर्ड ऑफ अप्रूवल। तो टोटल 5 न्यू SEZs नोटिफाइड कर चुके हैं टाटा के लिए, माइक्रोन के लिए, CG सेमी के लिए और कैन्स सेमीकॉन के लिए। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन को बूस्ट करने के लिए, रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो आज के कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।